थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, आप लोग यहाँ पे आए और आज हमने ये लॉजिक के ऊपर डिस्कशन करनी है। बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री, आई होप यू पीपल एंजॉयड। मैंने तो काफ़ी इन्जॉय की है। ये एक्चुअली पूरी सीरीज़ है, और भी इसमें टॉपिक्स हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वाला टॉपिक मुझे बड़ा अच्छा लगा था लॉजिक का, और इट्स क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैंने सोचा कि इधर से शुरू करते हैं। और कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं इस दौरान, और इसके बाद फिर हम बाद में डिस्कशन करेंगे बाकी जो है। तो वो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी ऑनलाइन। तो अब हमने स्टार्ट की डॉक्यूमेंट्री में कि लॉजिक क्या है एक्चुअली। इट्स ए लैंग्वेज फॉर रीजनिंग। ये जो है ग्रीक वर्ड लोगोस है, उधर से निकला है। लोगोस का मतलब वर्ड भी हो सकता है, लैंग्वेज भी हो सकता है, डिस्कोर्स भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। इट कैन बी एनीथिंग। और ही एक्चुअली स्टार्टेड दिस फॉर्मल लॉजिक एरिस्टोटल 4th सेंचुरी में। अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करें लॉजिक की, तो एरिस्टोटल से शुरू किया था हमने, और फिर एरिस्टोटल ने बहुत सारी डिफरेंट बुक्स इस पे लिखी लॉजिक के ऊपर। मिसाल के तौर पे ये एक प्रायर एनालिटिक्स के नाम से एक बुक है इसकी, और इसी तरीके से पोस्टीरियर एनालिटिक्स एक बुक है इसकी। और ये काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स है, और इसका हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा, और ऑर्गेनॉन के नाम से है, जिसमें काफ़ी सारा काम है एरिस्टोटल का लॉजिक के ऊपर। इट्स मोर लाइक ए कलेक्शन ऑफ हिज वर्क। ये क्या है? हाँ, एक और इसकी बुक है कैटेगरीज। बाद में शायद डिस्कशन में हम कांट का जिक्र भी करें। कांट ने इसके काम को बाद में, इमैनुअल कांट ने इसके काम को बाद में थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया था कैटेगरीज का। तो ये भी इसकी बड़ी मशहूर बुक है। ऊपर एक साइड पे एरिस्टोटल है और साथ उसके प्लेटो खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप समहाउ मैथमेटिशियंस हैं और प्योर मैथमेटिशियन हैं, तो आप समहाउ प्लेटोनिस्ट भी हो सकते हैं। तो अब इनकी एक पुरानी बहस है प्लेटोनिस्ट और एरिस्टोटेलियन की। तो ये एक बड़ी मशहूर इस हवाले से ये पिक्चर है। एरिस्टोटल जो है वो ज़मीन की बात करता है, मतलब इधर की बातें करता है, और प्लेटो जो है वो ऊपर की बातें करता है ठीक है ना। तो वो इसलिए वो कह रहा है कि मैथमेटिक्स जो है ना वो भी प्लेटोनिक है। एक्चुअली ये पीछे इस ट्रेडिशन को आप थोड़ा मज़ीद ट्रेस करेंगे तो ये बात पाइथागोरस से शुरू होती है, ठीक है ना। तो प्लेटोनिज्म जो है वो एक्चुअली पाइथागोरियनिज्म ही है, जो पाइथागोरस बड़ा मशहूर फिलोसफर मैथमेटिशियन था। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमने डॉक्यूमेंट्री में भी देखी। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे लॉ ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन है कि आपके पास प्रोपोजिशन। अच्छा, प्रोपोजिशन सिंपल क्या होता है? प्रोपोजिशन कोई भी स्टेटमेंट जो या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, उसे हम प्रोपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो एक है उसमें प्रिंसिपल लॉ ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन। नो प्रोपोजिशन कैन बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि अदरवाइज कंट्राडिक्शन हो जाएगी ना। एक वक्त पे एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। या दिन हो गया या रात हो गई, ठीक है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं ना, दोनों नहीं हो सकती, ठीक है ना। ऑल दो के एंड पे हमने और भी टाइप्स देखी हैं लॉजिक्स की, जिसमें आप बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज़ को भी कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से एक और प्रिंसिपल है इसका, लॉ ऑफ द एक्सक्लूडेड मिडल। एक प्रोपोजिशन मस्ट बी ईदर ट्रू और फॉल्स। समहाउ मोर और लेस को मिलती जुलती बात है। तो बेसिक जो आइडिया है एरिस्टोटल का लॉजिक के अंदर, वो सिलोजिज्म है। अभी दिस इज द मेथड। अब सिलोजिज्म क्या है? उसमें एक्चुअली आपके पास कुछ प्रेमिसेस होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, और उनकी बेस पे आप कंक्लूजन करते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रेमिस है ऑल मैन आर मॉर्टल। सेकेंड है सोक्रेटिस इज ए मैन। और कंक्लूजन यहाँ से यही निकला है, जो कि बेसिकली हम इन्फ्रेंस, जैसे इन्फ्रेंस भी कहते हैं कि सोक्रेटिस इज मॉर्टल, ठीक है। अब इसमें टेक्निकली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इसको मज़ीद स्टडी करेंगे, इसमें सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और 20 ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स तो जो समहाउ मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे मैन है या सोक्रेटिस है, ये सब्जेक्ट में आ जाएंगे। प्रेडिकेट समहाउ जो उससे रिलेटेड हैं, जैसे मॉर्टल है, और हाँ
सर्टनली इसमें प्रेडिकेट होगा। और ऑपरेटर्स जो हैं वो मे बी काइंड ऑफ आर इज ए, दे कुड बी ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये बेसिक जो क्लासिकल लॉजिक है उसमें आपका ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अच्छा, फिर इसमें एक और वे है रीजनिंग का जिसे हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, क्योंकि ये जो पहले वाला था ये तो डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। आप कुछ प्रेमिसेस से कुछ डिड्यूस करते हो, उर्दू में इसको हम इस्तखराज कहते हैं, ठीक है ना, इस्तखराजी मंतक, ठीक है। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड पे भी है जिसे हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं या इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं, और उसको इस्तकराई मंतक भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आप पर्टिकुलर से यूनिवर्सल्स की तरफ जाते हो, ठीक ठीक है। अब बहुत सारी आगे जो बहस थी वो इंडक्शन के प्रॉब्लम के ऊपर थी, ठीक है। और ये कुछ मसला जो है एरिस्टोटल को तब भी इसमें जो था वो उसको पता चल गया था, क्योंकि जैसे कि हमने एग्जांपल भी देखी थी कि अगर आपके पास सारी स्टेटमेंट ट्रू हों तो कंक्लूजन आपका फिर भी फॉल्स आ सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक हमने एग्जांपल डॉक्यूमेंट्री में भी देखी कि दिस सिल्वर बार इज़ मेटल एंड इज़ सॉलिड, दिस गोल्ड बार इज़ मेटल एंड इज़ सॉलिड, दिस कॉपर बार इज़ मेटल एंड इज़ सॉलिड। तो हम इससे जो कंक्लूड करेंगे वो कंक्लूजन तो है, एग्जिस्ट करता है, एक स्टेटमेंट है, लेकिन एक्चुअली ये फॉल्स है, ठीक है ना। ऑल मेटल थिंग्स आर सॉलिड। तो इसकी एग्जांपल हमने डॉक्यूमेंट्री में देखी थी कि मरकरी जो है वो एक ऐसी मेटल है जो सॉलिड नहीं है। तो इंडक्शन में इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स समटाइम्स जब हम रीजनिंग करते हैं तो वो आ जाते हैं। तो इस वजह से जो अरिस्टोटल था ना उसने इस तरफ ज़्यादा इसको डेवलप नहीं किया समहाउ, ठीक है ना। वो समहाउ थोड़ा सस्पिशियस था इस हवाले से कि इसको एक साइंस के तौर पे, रीजनिंग के तौर पे हम उस तरह फॉलो नहीं कर सकते। और ये प्रॉब्लम फिर बाद में बहुत देर तक चलता रहा, ठीक है। लेकिन इंडक्शन का प्रॉब्लम ऐसे इग्नोर किया नहीं जा सकता, क्योंकि डेली लाइफ में हम इंडक्शन को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बल्कि शायद ज़्यादा ही इंडक्शन को यूज़ करते हैं। उसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं बहुत सारे, और समटाइम्स हम बहुत जल्दी जो है ना इंडक्शंस कर देते हैं, ठीक है। कुछ 2-4 एग्जांपल से ही एक बहुत बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि अक्सर ट्रू नहीं होती, लेकिन दिस इज़ हाउ सम हाउ आवर माइंड वर्क्स। लेकिन साइंस करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ जो हाइपोथेसिस बनाने हैं उसमें भी आपको इंडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो डिडक्शन मेथड से सम हाउ इतनी अच्छी साइंस शायद नहीं की जा सकती या न्यू डिस्कवरी नहीं की जा सकती, इंडक्शन के थ्रू ही करनी पड़ेगी। तो फिर एक पूरा जो है ना फिलोसॉफिकल एक पूरी बहस चलती रही, और काइंड ऑफ 2 स्कूल ऑफ थॉट जो है ना फिलोसफी के अंदर वो इमर्ज हुए। एक तरफ थे आपके रैशनलिस्ट थे जो समहाउ नीचे हैं, डेकार्ट्स है जो मॉडर्न फिलोसफी में बड़ा नाम है, जिसने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो वो रीज़न को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। स्पाइनोजा है, इसी तरह लाइबनिस का हमने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा था, क्योंकि लाइबनिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर कांट का काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके दूसरी साइड पे आपके एम्पिरिसिस्ट आते हैं, खासतौर पे बेकन जो है वो इंडक्शन को शायद ज़्यादा वैल्यू देता था एज़ कम्पेयर टू डिडक्शन। तो उसने समहाउ साइंटिफिक मेथड का जो है ना वो आगाज़ किया। तो उसके साथ दूसरे भी हैं, लॉक है, बर्कले है और ह्यूम है, ठीक है। आई थिंक ह्यूम का यहाँ पे जिक्र हुआ भी है किसी और सेशन में, ब्लैक होल के। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ट्रेडिशन था। ये हमारे डॉक्टर अमजद हैं, ये फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर हैं, तो ये भी इस पे उम्मीद है अच्छी डिस्कशन करेंगे हम इस पे। तो फ्रांसिस बेकन ने समहाउ आप ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है ना जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये आप इसको अगर क्रेडिट देना है तो फिर कहते हैं कि फ्रांसिस बेकन को हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। ही वर्कड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग एज ए बेसिस फॉर ए साइंटिफिक मेथड। उसमें वही होता है कि आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसके बाद समहाउ एनालिसिस करते हैं और समहाउ हाइपोथेसिस बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं, और इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, बार बार इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। और ही वाज समहाउ आल्सो क्रिटिकल ऑफ डिडक्टिव मेथड ड्यू टू द लैक ऑफ यूनिवर्सैलिटी इन नेचर। अच्छा, दूसरा जो दूसरी साइड पे जो रैशनलिस्ट फिलोसफर था लाइबनिस, ये बड़ा मशहूर था।
और इसने मैथमेटिक्स के ऊपर काम किया था, क्योंकि एम्पिरिसिस्ट जो है ना वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन और नेचुरल फिनोमेना में इंटरेस्टेड थे। उसमें उस स्कूल ऑफ थॉट से न्यूटन भी निकलता है। न्यूटन जो है वो फ्रांसिस बेकन से काफ़ी इंस्पायर्ड था, ठीक है। अब न्यूटन और लाइबनिज़ जो हैं ये कंटेम्प्रेरी थे, ये साथ साथ के, ठीक है ना। बल्कि इनकी एक बहुत बड़ी मशहूर लड़ाई भी है कैलकुलस के ऊपर, ठीक है, न्यूटन और लाइबनिज़ की, ठीक है, कि कैलकुलस किसने इन्वेंट किया या डिस्कवर किया है, ठीक है। तो जो बहुत सारी नोटेशन हम यूज़ करते हैं कैलकुलस की इस वक्त, मॉडर्न नोटेशन, वो लाइबनिज़ किया, ठीक है। और शायद लाइबनिज़ ने पब्लिकेशन भी पहले ही की थी। बाद में न्यूटन को ख्याल आया कि ये क्या, ये तो आइडिया प्लेजराइज्ड हो गया, तो फिर इनकी बड़ी बहस चलती रही। ही वॉज इन जर्मनी और वो जो है वो न्यूटन जो है इंग्लैंड के अंदर था। तो ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं फिलोसॉफिकल भी। तो somehow he developed a more in-depth logical notation based on the knowledge of mathematics, ठीक है। तो ये इसका एक बड़ा ज़बरदस्त काम था। आई डोंट नो, ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर सी हो गई है, बट एनीवे जो लाइबनिज़ का जो ड्रीम था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ अगर, क्योंकि ये एक पिक्चर मुझे नज़र आई थी तो मैंने कहा ये भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली ही समहाउ इसका एक जो ड्रीम था लाइबनिज़ का, वो यह कि रिकग्नाइजिंग दैट लॉजिक कुड बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश मैथमेटिकल ट्रूथ्स, कुड लॉजिक आल्सो बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश अदर ट्रूथ्स, could it be used to determine universal truths, ठीक है। तो he somehow established a calculus of reasoning, या calculus of logic आप कह सकते हैं, which can be used to decide all arguments, suggested that international symbolic language for logic be developed with which equations of logic could be written and used to calculate a solution to any argument। तो ये एक kind of उसका एक project था जो बाद में बूल ने, जॉर्ज बूल जो हमने जिसका डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था, तो उसने इसको काफ़ी सीरियसली लिया और आई थिंक ही वाज ब्रिटिश, ठीक है। तो द फर्स्ट टू मूव टूवर्ड्स ए लॉजिकल सिस्टम दैट वाज एज ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल एज अलजेब्राइक कैलकुलस। तो समहाउ इसने इसका जो मेन आइडिया था वो ये है कि लॉजिक को किस तरह रिड्यूस किया जाए मैथमेटिक्स के ऊपर। काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। इसने समहाउ अलजेब्रा ऑफ लॉजिक जो है ना वो डिफाइन भी किया, ठीक है ना। वो जो स्टेटमेंट्स थी ट्रू और फॉल्स की, उनको आप 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और बाद में इवन इन आइडियाज़ को कंप्यूटर साइंस में यूज़ भी किया बूलियन अलजेब्रा के हवाले से, लॉजिक गेट्स के हवाले से। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसका काम था। और इसी काम के बाद जो नेक्स्ट स्टोरी के अंदर इम्पॉर्टेंट जो फिगर आता है या इम्पॉर्टेंट लॉजिशियन जो है वो जर्मन फिलासफर लॉजिशियन और मैथमेटिशियन था, वो गॉटलोब फ्रेगा था, ठीक है। तो ये समहाउ फ्रेगा का थोड़ा सा व्यू या अप्रोच प्रोजेक्ट बूल से थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो ये चाहता था कि मैथमेटिक्स जो है ना कुड बी रिड्यूस टू लॉजिकल एक्सियम, ठीक है। बूल ये चाहता था कि लॉजिक को रिड्यूस किया जाए, मैथमेटिक्स पे लाया जाए, और ये समहाउ समझने के उलट कहता था, ठीक है। तो ये इस तरह ये दोनों पैरेलल चलते रहे। और इसकी जो नोटेशन थी उसमें फिर उसने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। फिर वो क्वांटिफायर्स होते हैं जिससे आप चीज़ों को क्वांटिफाई करते हैं, जैसे देयर एग्जिस्ट एक क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जिसे कहते हैं, इसी तरह एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। ये बेसिकली सेट थ्योरी के अंदर भी हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो वो अरिथमेटिक्स से बेसिक जो अरिथमेटिक है वहाँ से शुरू करके अरिथमेटिक को चले स्टार्ट करते हैं। ये तो बड़ा आसान है, नंबर्स हैं, इसके अंदर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इसको हम लॉजिक की तरफ लेके आते हैं। तो ये इसका एक प्रोजेक्ट था। और इस प्रोजेक्ट को रसेल ने, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, वो उसने इसको बड़ा सीरियसली टेक ऑन किया फर्दर। और रसेल ने अपने जो उसका सुपरवाइजर था, आई थिंक वाइट हेड, उसके साथ मिलके बल्कि एक पूरी किताब लिखी प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उसके एक्चुअली 3 वॉल्यूम्स थे, 3 सालों में समहाउ उन्होंने ये काम किया। और उसमें एक बड़ा मशहूर है कि उसने 1 + 1 = 2 जो है ना उस स्टेटमेंट को लॉजिकली प्रूव किया, ठीक है। और मेरे ख्याल में उसके लिए ना उसे 200 को 300 पेजेस पे उसका ये प्रूफ है, जिसमें वो ये सिर्फ ये प्रूव करता है कि 1 + 1 = 2 क्यों होता है, ठीक है, और इसकी क्या लॉजिकल रीज़न है।
आपको ये आम बंदा कहेगा कि ये इन सब करने का क्या फ़ायदा है भाई, 1+1 2 होता है। लेकिन जो फिलोसफर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, वो ऐसे नहीं सोचते जैसे आम बंदे सोचते हैं, ठीक है। तो वो दे हैव अ वेरी डिफरेंट यूनिक वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। और उसी से ही कुछ ऐसा निकलता है कि जो शायद बड़ा रेवोल्यूशनरी होता है, ठीक है। एनीवे, दैट वाज वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। और यहाँ से बीच में एक और फिलोसफर भी आ गया जो समहाउ मेरे ख्याल में रसल का स्टूडेंट था, विटगेनस्टाइन, जिसने लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी काम किया, ठीक है। और ये इसे कहते हैं लिंग्विस्टिक टर्न इन फिलॉसफी, ठीक है, जो कोई बड़ी मशहूर थी। लेकिन इस एक और फिलॉसफी भी इमर्ज हुई जिसे हम एनालिटिकल फिलॉसफी कहते हैं, ठीक। तो ये तो अल्फ्रेड वाइट हेड है और रसल है, इनका जिक्र किया है। अच्छा, अब जब लिंग्विस्टिक टर्न की बात आई और एनालिटिकल फिलॉसफी की बात आई और फ्रेगा का जो प्रोजेक्ट था कि मैथमेटिक्स को रिड्यूस किया जाए, लॉजिक पे लाया जाए, तो असल में तो रसल यही कर रहे थे, इन लोगों का यही प्रॉब्लम था। लेकिन बीच में कुछ पैराडॉक्सेस सामने आना शुरू हो गए। वो काइंड ऑफ लैंग्वेज की वजह से भी थे पैराडॉक्सेस, ठीक है। और उनमें से एक पैराडॉक्स बड़ा मशहूर था जिसे कहते हैं हम रसल पैराडॉक्स या बार्बर पैराडॉक्स। अब बार्बर पैराडॉक्स क्या है कि इफ़ द बार्बर शेव्स एवरीवन हु डज नॉट शेव हिमसेल्फ बट नो वन एल्स हु शेव्स द बार्बर, ठीक है। अब भाई इसके बारे में सोच रहे कि अच्छा किसी जगह है, कोई गांव है, वहाँ पे एक बार्बर है, वो सबकी शेव करता है, उन सब लोगों की शेव करता है जो अपनी शेव नहीं करते, ठीक है। तो बताएं क्या वो अपनी शेव खुद करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप घर जाके इसको बारे में सोचेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों सूरतों में ना एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बन जाती है। इसका एक और फॉर्म भी है, ये तो एग्जाम्पल थी ना समहाउ, लेकिन इसको एक्चुअली उसने सेट थ्योरी से किया था। क्योंकि सेट जो थ्योरी है ना, वो भी काइंड ऑफ समझ ले कि वो एक काइंड ऑफ लॉजिक की रिप्रेजेंटेशन ही थी, ठीक है ना, सेट फॉर्म की फॉर्म में। तो सेट नोटेशन में अगर आप रसल पैराडॉक्स को डिफाइन करेंगे ना, तो वो ये इस तरह के हो गए जो कि हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा था। मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, ऐसा ना हो कि फिर ये वी विल बी लॉस्ट। हाँ, इससे आगे चल के एक और पैराडॉक्स हमने डॉक्यूमेंट्री में देखा था जिसे हम कहते हैं लायर पैराडॉक्स। मीन एवरीथिंग आई से इज़ ए लाई, ठीक है ना। अगर मैं ये कहता हूँ एवरीथिंग आई से इज़ ए लायर, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू देन ही इज़ लाइंग, एंड इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ए लाई देन ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। तो ये अब ज़बान के ना मसाइल हैं कि जब हम लॉजिक को फॉलो करते हैं ना, तो फिर हम लॉजिक के ट्रैप में भी आ जाते हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो फिर मुझे प्रूफ करना पड़े कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है या नहीं। तो अगर मैं कहता हूँ इफ़ दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो फिर ये ट्रू स्टेटमेंट होगी, एंड इफ़ आई से दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो फिर ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो ये लैंग्वेज के फिर मसाइल हैं, पैराडॉक्सेस हैं। तो लिंग्विस्टिक टर्न आने की वजह से फिर ये लैंग्वेज के भी पैराडॉक्सेस सामने आना शुरू हो गए, जिसको बीच में एक और मैथमेटिशियन था, हिल्बर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसमें रसल के बाद, क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी सीरियसली लिया और फिर वो चाहता था कि किसी तरह ना मैथमेटिक्स के अंदर ये जो सेट थ्योरी के अंदर ये जो पैराडॉक्स आ गया है रसल जैसा, इसको कैसे रिमूव किया जाए। उसका एक ड्रीम था, उसका एक प्रोजेक्ट था कि हम ऐसा कर लेंगे, हम एक कंप्लीट कंसिस्टेंट सिस्टम बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक बीच में एक और लॉजिशियन मैथमेटिशियन आ गया, उसने एक बड़ा ज़बरदस्त थ्योरम प्रूव कर लिया जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। तो इससे फ्रेगा का जो ड्रीम था वो भी शैटर्ड हो गया, हिल्बर्ट का भी ड्रीम शैटर्ड हो गया, और रसल का भी समझ लें कि ड्रीम शैटर्ड हो गया। खैर, जब रसल ने अपना पैराडॉक्स दिया था ना, तो फ्रेगा तो तभी ही मायूस हो गया था। उसने कहा था कि इसका मतलब ये है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो कंप्लीट नहीं होने वाला। सो दैट वाज सम प्रॉब्लम। तो ये जो गर्डल था, ये एक्चुअली एक वियना सर्कल का समहाउ मेंबर भी था, और वियना सर्कल जो है वहाँ पे काफ़ी सारे लॉजिशियन और मैथमेटिशियन ये आपस में बैठ के बातें करते थे और डिस्कशंस करते थे। तो वहाँ से उन्होंने एक नई मूवमेंट शुरू की जो कि लॉजिकल पॉजिटिविस्ट की एक काइंड ऑफ मूवमेंट थी, और विटगेनस्टाइन भी शायद उसमें इंटरेस्टेड था।
तो ये लोग थे जो कि हमने डॉक्यूमेंट्री में जिनका जिक्र सुना है, और उसके बाद फिर वही है कि नॉलेज जो है वो उस पर वही बहस दोबारा हो गई कि नॉलेज को कैसे गेन किया जा सकता है, और मेटाफिजिकल जो स्टेटमेंट्स हम देते हैं उनके सही और गलत होने का कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक अपना कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही हो गई या रिलायबल हो गई और कौन सी नहीं हो गई। ठीक है ना, तो ये लॉजिकल एम्पिरिसिज्म के हवाले से ही बात है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक ज़बरदस्त मूवमेंट थी। दिस दे आर ऑल्सो नोन एज लाइक लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, साइंटिफिक फिलोसफी एंड न्यू पॉजिटिविज्म was a scientifically oriented philosophical movement that arose in the early part of the 20th century. Its main assertion was that only statements that could be verified empirically were genuine. ठीक है, तो वो स्टेटमेंट्स ही जेन्युइन होंगी जिनको आप एम्पिरिकली वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज बस आप कुछ भी कहते नहीं, वो बस एक मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स ही होंगे। ठीक है, या फिर एटलीस्ट लॉजिकली या मैथमेटिकली आप किसी तरह उनको स्टेट कर लें या वेरीफाई कर लें तो वो जेन्युइन स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये मैं एंड वाली बात पढ़ लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ नॉलेज, और एक सोर्स है लॉजिकल रीजनिंग और दूसरा है एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये दो बड़े सोर्स हैं नॉलेज के। तो हम बाद में डिस्कशन में ये करेंगे कि ये वाकई यही दो सोर्सेज हैं या कोई और सोर्सेज भी हैं नॉलेज गेन करने के। तो बस ये लास्ट है। जो लाइबनिस का जो ड्रीम था ना, काइंड ऑफ, जो पहले मैंने डिस्कस किया है, उसका प्रैक्टिकल क्या फ़ायदा हुआ अल्टीमेटली, वो हमें कंप्यूटर की शक्ल में मिला। ठीक है ना, अगर आप कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ें कि ये जो कंप्यूटर और ये जो एआई और ये सारी चीज़ें जो आज हम यूज़ कर रहे हैं हर कोई, क्या ये पॉसिबल होती हैं अगर ये जो फिलासफर्स हैं जो आपस में बातें करते रहे हैं ये ना करते। ठीक है, पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, आप अगर हिस्ट्री से को ट्रेस करेंगे, क्योंकि ये बात लाइबनिस से शुरू हुई, बूल पे आई, बूल के बाद फ्रेगा पे, कैंटर बीच में एक और मैथमेटिशियन था बड़ा मशहूर, उसका सेट थ्योरी पे काम है, हिल्बर्ट पे आई, गर्डल पे आई। गर्डल के बाद जो है ना, गर्डल के काम जैसा काम ही समहाउ एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने किया जिसका नाम था एलन ट्यूरिंग। ठीक है, तो ये समहाउ पूरी एक जर्नी थी। तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग।